देखिए, फॉरेस्ट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ की सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव पर आ चुके हैं जिसमें हमें टिल डेट अपडेट अप्रोच को यूज़ करते हुए अपने सारे फॉरेस्ट के जितने लेक्चर्स थे उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाना है। आज इसमें मैंने हेडिंग लिखी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, एक बार में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आज के लेक्चर में फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कवर करेंगे। हम इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर आपको ये बताएंगे कि अब तक का फॉरेस्ट का एक पूरा का पूरा फ्लो कैसा रहा, किस तरह से उसे ट्रीट किया गया, चाहे वो कॉलोनाइजर्स थे यानी कि ब्रिटिशर्स थे, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट है उसने उसे किस वे में ट्रीट किया, किस तरह से डिफरेंट फॉरेस्ट एक्ट आए, उनके पीछे की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी और उन एक्ट ने क्या परिवर्तन किए, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो भारत में आई समय समय पर उनके पीछे की बैकग्राउंड और उनके द्वारा किए गए परिवर्तन क्या थे, क्यों हमें समय समय पर नई नई फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती रही। फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन को नए बेसिस पर समझने का प्रयास करेंगे और रीसेंट 2017 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ की गई स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 का क्रिटिकल एनालिसिस करके इस कंसेप्ट को हम आज स्टॉप कर देंगे। इसके बाद जो कल का लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में हम पूरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन का प्लान ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें 1980s का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कवर होगा, 1990s में बनी हुई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ का जिक्र करेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए 2003 में बना हुआ नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, जो कि एकमात्र कमीशन उस समय में बनाया गया था। इसी प्रोसेस में क्या क्या 10th प्लान एंड 11th प्लान में प्रोविजन थे, इनको समझते हुए हम फाइनली 2018 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो 2018 की लॉन्च हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे पब्लिक प्राइवेट मॉडल गवर्नमेंट इंड्यूस करना चाहती है, कैसे उसका अपोजिशन हो रहा है, क्या क्या उसमें गुड ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास और क्या क्या उस पॉलिसीज़ के नेगेटिव्स हैं जो निकल करके आए हैं। यहाँ पर आपका टिल डेट अपडेट के अप्रोच के हिसाब से सारा खत्म होगा। आज का लेक्चर आप इंट्रोडक्टरी सेंस में समझ सकते हैं कि आपको फैसिलिटेट कर देगा कल के लेक्चर में एंटर होने के लिए। MCQs, रिटन मेंस एग्जामिनेशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग आज के लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आपको समझाना है वो आज समझा दिया जाएगा। ध्यान रहे हम विषय से भटकेंगे नहीं। हम बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज की बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें डिटेल में उन चीज़ों के नहीं जाना है। हमने भारत में फॉरेस्ट पॉलिसीज़ एंड एक्ट को समझाना है और कैसे काम सरकारें कर रही हैं इसको समझाने के लिए उनका सहारा लेना है केवल, और आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। हमें डिटेलिंग में उसमें नहीं जाना, जहाँ जाना है वहाँ हम डिटेल में जाएंगे और उसी प्रोसेस के तहत चलेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग में हम बिगिनिंग करते हैं सबसे पहले कि कंट्री लेवल पर फॉरेस्ट का क्या स्टेटस एक एग्जिस्ट कर रहा है आज के समय में। सारा कुछ समझाएंगे वन बाय वन, बस पेशेंस आपको रखना है। बिगिनिंग करते हैं। जब हम बात फॉरेस्ट की करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें निकल करके आता है कि वर्ल्ड लेवल पर जो फॉरेस्ट डिवाइड किए जाते हैं और आपकी कंट्री में भी ये फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीज डिवाइड किए जाते हैं। आपने देखा भारत में हमने ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट डिवाइड किए। ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट थे। एनिमल के बेसिस पे फॉरेस्ट डिवाइड नहीं होते। तो इसी से हम एक चीज़ पे कंक्लूड हो गए कि वर्ल्ड लेवल पर जितने भी बायोम्स हैं ये सभी के सभी बायोम किसी न किसी लेवल पे प्लांट एंड ट्री कवर के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, एनिमल पे नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए। आपने ब्रॉडली फॉरेस्ट देखे, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे, डेसिडियस फॉरेस्ट देखे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखे, सभी के सभी फॉरेस्ट अपने प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स, लीव्स के नेचर और ट्रीज के ऊपर डिपेंड कर गए थे। आई बात समझ में? तो हमें इतना तो पता लगता है कि फॉरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो है वो प्लांट हैं, जैसे आप क्या कहते हैं, फ्लोरा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि किस तरह का प्लांट है, फॉरेस्ट का कैरेक्टर एंड नेचर क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पर एनिमल कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ध्यान से देखें तो अगर वहाँ पर बड़े लेवल पर ग्रासेस हो रही हैं तो उन ग्रासेस को खा लेने वाले आपको हर्बीवोरस एनिमल्स वहाँ पर मिलेंगे, और अगर हर्बीवोरस की तादाद बहुत ज़्यादा है तो उनको खा लेने वाले कार्निवोरस आपको बड़े लेवल पर मिलेंगे। लेकिन यही अगर आप ग्रासेस नहीं रखते हैं, उनका नेचर चेंज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर डैम्प कर देते हैं, वाटर बड़े पैमाने पर वहाँ पर अवेलेबल है, तो एनिमल्स का नेचर भी बदल जाएगा। यानी कि पेड़ों की प्रकृति बदलने के साथ ही पक्षी और जानवरों का भी प्रभाव बदल जाता है, इनमें भी, इनकी प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। तो बड़े लेवल पर प्लांट पे, फ्लोरा पे डिपेंड करता है एनिमल, यानी कि फौना
तो फौना एंड फ्लोरा के बीच में हमने देखा कि एक बहुत हाई लेवल इंटरडिपेंडेंस है। कैसे? ये जो प्लांट्स हैं, ये ट्रीज हैं, इनको डिकम्पोजिशन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरियाज का बड़े लेवल पर रोल है। जो बड़े वहाँ पर एनिमल होते हैं वो वहाँ के छोटे जानवर और छोटे पेड़ पौधों को कंज्यूम करके जो उनका एक्सक्रीशन होता है, वो एक्सक्रीशन कई तरह के न्यूट्रिशन सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। जितने भी डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, उनको डिके करके भी सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के प्रयास होते हैं, और इसी न्यूट्रिशन के दम पर ही पेड़ पुनः जीवित होते हैं और जागृत होते हैं, लगते हैं। तो कुल मिलाकर के एनिमल पे डिपेंड करती है फॉरेस्ट, यानी कि प्लांट, एंड प्लांट पे डिपेंड हुए एनिमल। तो फ्लोरा एंड फौना आपस में बड़े लेवल पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ये कंसेप्ट आपको ऑलवेज समझना है। इतनी बात क्लियर हुई? तो एक इंटरडिपेंडेंसी हमने ऑब्जर्व कर ली फ्लोरा एंड फौना के बीच में। ये दो स्टेक होल्डर ही नहीं होते हैं फॉरेस्ट में, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन। जब आप ह्यूमन की बात करेंगे तो वो किस तरह से स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट का, इसको समझाने के प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो बड़े लेवल पर एक वर्ड निकल करके आता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं और जो फॉरेस्ट की जस्ट फ्रिंजेस पे, विसिनिटी में रहते हैं, इनका सदा ही लेन देन जंगलों के साथ बना रहा है, फॉरेस्ट के साथ। और बहुत इम्पोर्टेंटली कैसे? फॉरेस्ट से इसने अपनी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी मिलती रही है। अगर हम इसको एक परफेक्ट टर्म दे दें तो ट्राइबल्स। ये जो ट्राइबल सेक्शन है ये बड़े लेवल पर फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। आज की डेट में अगर आप भारत की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 300 मिलियन पॉपुलेशन इन एंड सराउंडिंग द फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रही है, और इस 300 में से एग्जैक्ट 100 मिलियन फॉरेस्ट में ही और फॉरेस्ट पे ही एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट है। बहुत बड़ी जनसंख्या है ये, और ये मोस्टली ट्राइबल कहलाते हैं। किस तरह से फॉरेस्ट पे ये डिपेंडेंट हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आपको बाकी कंसेप्ट समझ आएंगे। याद रखें, हम सभी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस के यूजेज, उनके एरियाज बहुत डेप्थ में करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर का हम कैरेक्टर बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये एक उस मुद्दे पर पहुंचने के लिए सारी बातें समझाई जा रही हैं जहाँ तक हमें जाना है। तो इसलिए आज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स चाहे मेजर हैं माइनर हैं, उनकी डीप में नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये समझें कि ये ट्राइबल पीपल बड़े लेवल पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं, अपनी इकोनॉमिक नीड्स, अपनी कल्चरल वैल्यू, अपने एस्थेटिकल एंड रिलीजियस रीजंस की वजह से उनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट से इन्हें क्या मिलती है? अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए इनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है। अपने घर बनाते हैं, वहाँ से बड़ी सारी ग्रासेस मिलती हैं, बैम्बूज मिलते हैं, जिनसे अपने घरों की छतें डालते हैं। ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये फॉरेस्ट से ही डिराइव करते हैं जो ट्राइबल पीपल हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, इन्हें वहाँ से फ्यूल वुड मिलती है, फायर वुड मिलती है। तो फ्यूल वुड और फायर वुड बहुत इंपॉर्टेंट है भोजन के लिए, यह इन्हें जंगल से ही मिलती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इन्हें वहाँ से बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और अदर सीड्स मिलते हैं जो मेडिसिनल यूज़ करते हैं या अल्कोहलिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे महुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इन्हें इन्हीं फॉरेस्ट से टेंडू लीव्स मिलती हैं जो यूज़ होती हैं बीड़ी बनाने के लिए, और इन लीव्स को ये बेच देते हैं तो इनका खर्चा चलता रहता है। ये इम्पोर्टेंट है। इन्हीं फॉरेस्ट की बात करें तो इन्हीं फॉरेस्ट से वैक्स मिलती है, जिस वैक्स को ये एडहेसिव पर्पस या जोड़ने या किसी चीज़ को इनलाइन लाने के लिए बाहरी बाज़ार में बेचने का काम करते हैं। इन्हीं फॉरेस्ट की बात करें तो इन्हीं फॉरेस्ट से इन्हें हनी मिलता है, जिसका बड़े लेवल पर स्वीटनिंग इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है एज अ स्वीटनर। इन्हीं फॉरेस्ट से इन्हें रेसिन मिलता है, और रेसिन से आप कई तरह के मटेरियल डेवलप करते हैं, जैसे टर्पेंटाइन। आप जानते हैं ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जलने की क्षमता होती है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इन्हीं फॉरेस्ट से इन्हें लाख मिलती है, और लाख भी बड़े पैमाने पर टिम्बर इंडस्ट्री, पॉलिश इंडस्ट्री, थिनर, कई सारे कंसेप्ट्स में लाख का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें ध्यान से देखें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि वैक्स है, टेंडू लीव्स है, महुआ, फ्यूल वुड, फायर वुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लाख, हनी, रेसिन, टर्पेंटाइन, वैक्स, ये सारी चीज़ें इनको जंगलों से मिल रही हैं जो इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जब ये ट्राइबल इन फॉरेस्ट पे इतने इंपॉर्टेंटली डिपेंडेंट है, तो क्या सिर्फ ट्राइबल ही वहाँ पर डिपेंडेंट है और अदर सेक्शन वहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है?
अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट आपके माउंटेनियस एरियाज़ में है, और ये वो एरियाज़ होते हैं जो किसी भी रिवर का कैचमेंट एरिया होता है जहाँ से नदी निकलती है, और नदी जहाँ से निकल रही है वहीं पर आप डैम बना सकते हैं, रिजर्वायर्स बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कहते हैं। इस तरह से जब आप बड़े लेवल पर वहाँ पर कोई डैम बनाते हैं तो बहुत सारा फॉरेस्ट इनंडेट हो जाता है। तो इनंडेशन ऑफ द फॉरेस्ट, सबमर्जेंस ऑफ द फॉरेस्ट हो जाता है, जिसके दम पर ही आप नहरों की सिंचाई के माध्यम से खेतों में खेती बाड़ी करते हैं, उस रिजर्वायर से पानी लेकर के, और उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉरेस्ट का एक यूज़ उस रीजन का आपने भी कर लिया है, तो आप भी एक एक्टिव स्टेक होल्डर हैं उस फॉरेस्ट के। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये जितने मैंने प्रोडक्ट आपको गिनाए ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में कवर हो रहे हैं। माइनर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके बारे में डिटेल में इनके लोकल नेम्स बताऊंगा, किस ग्रास को, किस बैम्बू को कहाँ पे क्या कहते हैं। तमिलनाडु की एटा ग्रास क्या है, पेपर बनाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, राजस्थान की टसौकी ग्रास क्या है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, एमसीक्यू एंड कंसेप्चुअल। आज सिर्फ हम कंसेप्ट तक पहुँचना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह से बताएं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके अलावा एक कैटेगरी आ जाती है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और अगर हम इस मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें तो इसमें मेनली टिम्बर आती है, और ये टिम्बर के लिए तो आपकी पूरी कमर्शियल सोसाइटी डिपेंडेंट है। चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क घरों में करना है, चाहे इंसुलेशन प्रोसेस रूम्स में करना है, चाहे फर्नीचर की ज़रूरत है, चाहे डेकोरेशन का वर्क है, चाहे रेलवे के स्लीपर्स की कभी ज़रूरत हुआ करती थी, उसके लिए आपको टिम्बर की बड़े लेवल पे ज़रूरत है। चाहे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री होती थी किसी टाइम पे, तो ये सारी टिम्बर आप यहाँ से डिराइव करते हैं। बड़े लेवल पर आप माइनिंग ऑपरेशन करते हैं, और ये माइनिंग ऑपरेशंस मेजॉरली इन फॉरेस्ट एरियाज़ में ही होते हैं, जिसकी वजह से आप फॉरेस्ट को डिग्रेड करते हैं। जंगलों की कटाइयाँ, लकड़ी का इस्तेमाल, माइनिंग ऑपरेशंस करना, डैम एंड रिजर्वायर्स वहाँ पर बनाना, हाईवेज़ निकालना, रेलवे लाइन वहाँ से बिछाना, कैनाल नेटवर्क्स वहाँ से बनाना, लैंड को समतल कर देना यानी कि लैंड लेवलिंग कर देना, जिसकी वजह से आप लैंड यूज़ चेंजेस कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर आप होटल इंडस्ट्री और अदर नेटवर्क्स डेवलप कर देते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स बना देते हैं, जिसकी वजह से आप एक एक्टिव स्टेक होल्डर बनते हैं। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन इन जनरल बड़े लेवल पर फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है अपनी हर रिक्वायरमेंट के लिए, चाहे फिर वो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में है, चाहे वो ट्रीज़ हैं। क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ को आज टारगेट नहीं कर रहे हैं, सारी बातें फॉरेस्ट के ऊपर हो रही हैं। और उस जनरलाइज ह्यूमन कैटेगरीज में से ट्राइबल जो है उसकी तो सस्टेनेंस ही टिकी हुई है फॉरेस्ट के ऊपर। तो इस बेसिस पर हमें कुछ चीज़ों तक पहुँचना है। क्या कि फौना एंड फ्लोरा जहाँ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, वहीं इसी तरह से ह्यूमन के साथ भी इनका एक इंटर रिलेशन है, लेकिन अब मुद्दे की बात तो ये है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा कैसा होगा, ये इन बातों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, पहला एस्पेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, टेम्परेचर का लेवल क्या है, प्रेशर कंडीशंस कैसी एग्जिस्ट कर रही हैं, स्लोप कैसी है, टेरेन एंड टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कंडीशन कैसी है, सॉइल का नेचर कैसा है, सॉइल की प्रोफाइल कैसी है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो दे आर फिजिकल कैरेक्टर्स। इन सभी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अल्टीमेटली सारा का सारा फ्लोरा आपको मैंने सारे लेक्चर्स में समझाया था कि ट्रीज़ किस तरह से इन सारे कैरेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और ट्रीज़ पे डिपेंड करता है कि कैसा बर्ड, कैसा एनिमल, कैसी वाइल्ड लाइफ यहाँ की होगी। तो अगर फ्लोरा इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो फौना भी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रहा है, और ये तीनों पे बड़े लेवल पे डिपेंड कर रहा है ह्यूमन। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे मैं एक बात कहूँ कि एक बहुत यूनिक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, interdependence of all flora and fauna and their interrelation with the physical environment surrounding them, that is ecosystem, nothing else। पारिस्थितिकी तंत्र इसे कहा जाता है हिंदी में। ओके, तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन, इंटरएक्सचेंज, इंटररिलेशन बिटवीन द फ्लोरा एंड फौना एंड देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। तो कभी भी फिजिकल एनवायरनमेंट को निगेट मत करना, इकोसिस्टम की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। यूपीएससी लेवल का एक एमसीक्यू कवर डन। और ह्यूमन इसका एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। क्यों ह्यूमन इसका इंडिस्पेंसिबल पार्ट है?
क्योंकि ह्यूमन पावर रखता है इन सारे फिजिकल करेक्टर्स को चेंज करने की। और अगर ह्यूमन इन्हें चेंज कर देता है, टेरेन, सॉइल का नेचर, स्लोप, प्रेशर कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, इन सब चीज़ों को बदलने का दम रखता है ह्यूमन, तो इसी से फ्लोरा बदल जाएगा और फ्लोरा से फौना बदल जाएगा। तो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर कहानी? ये कंसेप्ट आपको समझ आया? इतना आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल करते हैं कि मज़े का स्तर और बढ़ जाए। मज़ा क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ट्राइबल्स डिपेंड होते हैं इस चीज़ पे ऊपर, किन फ्लोरा एंड फौना रिसोर्सेज के ऊपर। बड़ी आसानी से हमने ये कह दिया, पर ये इतना आसान नहीं था। सारी लड़ाई इस बात पर टिकी हुई है और विश्व और राष्ट्र के स्तर पर इसी चीज़ को लेकर के ताना बाना चल रहा है कि कैसे इस रिलेशन को मैनेज किया जाए। रिलेशन क्या है? आप फॉरेस्ट से इतने बड़े पैमाने पर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, जिनको क्या कहते हैं? कलेक्टर्स। तो अल्टीमेटली क्या आपके पास उस जंगल की ऑनरशिप के राइट्स हैं? आप मालिकाना हक रखते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या है? आपके पास राइट्स हैं या आपको किसी ने प्रिविलेजेस दे रखे हैं? प्रिविलेजेस दे रखे हैं। तो फिर जब प्रिविलेजेस आपको किसी ने दिए हैं, तो क्या बदले में वो कोई लेवाए या कोई फीस लेता है आपसे? अगर वो आपसे फीस लेता है तो ये प्रिविलेजेस उसकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेंगे या ये आपको पेरेनली मिलते रहेंगे? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई अश्योर किया है कि नहीं किया है? क्या जब उसका मूड बदलेगा, जिसका ऑनरशिप राइट है उस जंगल पे, वो आपसे प्रिविलेजेस वापस ले लेगा? अगर प्रिविलेजेस वापस ले लेगा तो आपकी सस्टेनेबिलिटी किसकी जिम्मेवारी बनती है? क्या डेमोक्रेसी का कंसेप्ट यहाँ तक भी लागू होता है? क्या ये आपके अधिकार बनते हैं कि आपको इन जंगलों पर वह अधिकार दिए जाएं क्योंकि सदियों से इसे सहेज के आपने रखा है? ये सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे बहुत कुछ होगा अभी। तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप between the tribal and the governments. It is a kind of relationship between the tribal society and the villages. It is the kind of relationship between the tribal communities and the village panchayats. Relationship between the commercial segment and the environmentalist. Relationship between the government and the genuine stakeholder of all the native of the country. आई बात समझ में? ये सारा रिलेशन हमें समझना है। अभी शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, फॉरेस्ट की कुछ टाइप्स और कुछ कंसेप्ट्स उनसे समझना होगा। इसके पहले ये समझना होगा कि इतने बड़े मुद्दे को संविधान में जगह कहाँ मिली है और क्या इसकी पोजीशन है। तो जब भी आप बात करते हैं कि फॉरेस्ट के ऊपर किसको ताकत है, तो फॉरेस्ट के ऊपर आंख बंद करके आंसर करना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ताकत है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ताकत है, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जुरिस्डिक्शन है। बोथ आर द एजुकेटिंग अथॉरिटीज इन द केस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। डन। अब जब हम बात करते हैं कि एजुकेटिंग अथॉरिटीज हैं और दोनों का अधिकार है, तो फिर सेंटर एंड स्टेट के बीच में काम करने को लेकर के जो विषय विभाजित किए गए हैं, सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं, वो 3 लिस्ट में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और वो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। उनमें से फिर ये कहाँ फॉल करते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। तो आंसर इज फॉरेस्ट कहाँ फॉल कर गया? सारे बस एमसीक्यू। कॉन्करेंट लिस्ट के कितने नंबर की आइटम है ये? 17A। तो 17A नंबर की आइटम जो कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल कर रही है वो क्या है? फॉरेस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में संविधान क्या कहता है? सबसे पहली बात तो ये 7th शेड्यूल के अंदर आती हैं सभी लिस्ट। आज के भारत के संविधान के अंदर टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। उन शेड्यूल्स में से 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट फॉल करती हैं, जिनमें से 3 यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आने वाला 17A आइटम फॉरेस्ट है, जिसके ऊपर केंद्र एंड राज्य दोनों का अधिकार है। और संविधान ये कहता है कि दोनों को ही अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सकते हैं इन आइटम्स के ऊपर। लेकिन अल्टीमेटली अगर दोनों के बनाए हुए लॉज में टकराव हो जाएगा तो ओवरराइडिंग पावर सेंट्रल के लॉ के पास है, माने कि केंद्र का बनाया हुआ कानून प्रिवेल कर जाएगा, स्टेट का लॉ खत्म हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जब तक दोनों में टकराव नहीं है, दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं। ये हमें क्लियर हो। तो संविधान में इस जगह पर इसको जगह मिल गई, लेकिन संविधान आपको फॉरेस्ट के विषय में काम करने के लिए एक मैंडेट देता है। गवर्नमेंट बाध्य है, मजबूर है, मैंडेट है। गवर्नमेंट को मजबूरी भी है, बाध्यता भी है, और गवर्नमेंट को शक्ति भी संविधान ने दी है। मतलब पावर एंड ड्यूटीज दोनों दी है। किस कॉन्टेक्स्ट में? अगर आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 क्या बात करता है? राइट टू लाइफ की। नहीं, आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। और जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं
इस राइट टू लाइफ को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट देश की सरकारों को यह ताकत देता है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कर सके, स्टेट गवर्नमेंट्स आपको प्रोवाइड कर सके। ये इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, और इसके अधिकारों की ताकतें कौन देता है? अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSPs। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की अगर आप बात करें तो उसमें आर्टिकल 48A है। आर्टिकल 48A इस विषय में बात करता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट करना एनवायरनमेंट का एंड सेफगार्ड करना फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है आर्टिकल 48A के तहत। और इसी के तहत फिर भारत में सरकारों ने बेइंतहा कानून बनाए हुए हैं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एनफोर्सिएबल नहीं है। आप इन राइट्स को लागू कराने के लिए रिट पिटीशन नहीं लगा सकते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके, लेकिन ये एक तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज किसी भी गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जैसे आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसे सरकारों की भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी को प्रभावी बनाने के लिए, इन्फोर्सेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के दम पर एक कानून बनाती है, और फिर भारत में कानून बहुत से बने हुए हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी 51A एक ही आर्टिकल है, जिसमें पहले 10 और बाद में एक और जोड़ी गई। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ओनली इन वन आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 51A। और इस आर्टिकल 51A के अंदर पार्ट G आता है, और पार्ट G ये कहता है कि यह जिम्मेदारी हो जाती है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द नेशन कि वो क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे एंड इम्प्रूव करे फॉरेस्ट को, लेक्स को, वाइल्ड लाइफ को एंड अदर एनिमल्स को, बर्ड्स को। तो इन सारी चीज़ों के तहत फंडामेंटल ड्यूटी 51A सब पार्ट G, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल 48A, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 एंड कंकरेंट लिस्ट आइटम 17A, ये सारे वो कानूनी रास्ते हैं, वो प्रावधान है जिसके तहत सरकारें फॉरेस्ट के विषय में, वाइल्ड लाइफ के विषय में और अदर प्रोटेक्शन मेजर्स, कंजर्वेशन स्कीम्स लेकर के आते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया समझ आ गई? अब आगे बढ़ें। तो जब फॉरेस्ट को हमने इस सेंस में पढ़ लिया और हमने देख लिया कि इकोसिस्टम का कंसेप्ट क्या था, तो ऐसे में अब आपको फॉरेस्ट के डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी पढ़ने जरूरी हैं। एक क्लासिफिकेशन आपने फॉरेस्ट का पढ़ा जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था, और वो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। सारे फॉरेस्ट ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, माउंटेन, एल्पाइन फॉरेस्ट, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन था कि रेनफॉल पैटर्न कितना है, ह्यूमिडिटी यहाँ पर कितना है, सॉइल का कैरेक्टर कैसा है, ट्री का नेचर कैसा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे क्लासिफिकेशन कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन नंबर 1 है लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। अगर आप लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके तहत आपको फॉरेस्ट 3 हिस्सों में डिवाइड मिलेंगे, जिसमें जो पहला हिस्सा जो फॉरेस्ट का मिलेगा इसको कहा जाता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और थर्ड अनक्लास्ड या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये आदत कभी नहीं डालना, पूरा लिखा करो। जितना लिखोगे यूपीएससी में उतना आगे जाओगे। ओके, नॉलेज के दम पे आप समझ लीजिए कि आप सब 1000 भी रैंक पे खड़े होंगे, फिर उसी नॉलेज के साथ जिसको लिखने की आदत ज़्यादा है उसका रैंक इंक्रीज होगा 800, 700, 600, 500, और जिसको बहुत लिखने की आदत है वो फर्स्ट 100 में आएगा। ओके, नॉलेज एक लेवल तक लेके जाएगी, उसके आगे राइटिंग प्रैक्टिस लेके जाएगी, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए। तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, चलिए इनके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ जो जितना का आपको जरूरी है। इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो ये मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड रखे गए होते हैं, और इसका पर्पस क्या है कि ये मोस्टली इकोलॉजिकल बैलेंसेस इंस्टॉल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और टिम्बर प्रोडक्शन को कंटिन्यूअस फॉर्म में सप्लाई करने के लिए होते हैं। तो दिस इज टू मेंटेन द टिम्बर प्रोडक्शन और टिम्बर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, एंड अनदर एस्पेक्ट इज द इकोलॉजिकल बैलेंस। क्लियर है जी? ये इसकी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट इसकी कैटेगरी में नहीं आता है, और हो सकता है कि वो फॉरेस्ट भी नहीं, क्योंकि 10% कैनोपी कवर से नीचे, ये कंसेप्ट अभी समझ आ जाएंगे। ओके, तो
कुल मिला के आज की डेट में अगर आप बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट आपकी कंट्री में 54%, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 29%, 54 और 29 कितना होता है टोटल, जल्दी बताओ। 83% तो ये टोटल हो गए हैं। तो फिर आपसे कोई पूछे कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट कितना है, 17%। ओके, तो एक क्लासिफिकेशन आपने देख ली है ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। ये रिजर्व्ड वर्ड का मीनिंग अभी बहुत सुंदर समझ आएगा जब मैं ब्रिटिशर्स के पीरियड से लेकर के आऊंगा। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट के बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपके पास किस तरह की क्लासिफिकेशन आ जाएंगी। सबसे पहले पब्लिक और गवर्नमेंट, पब्लिक और गवर्नमेंट फॉरेस्ट, क्लियर, या तो सरकारी फॉरेस्ट, पब्लिक फॉरेस्ट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट। तो पब्लिक एंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड द प्राइवेट फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो ऑनरशिप के बेसिस पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एरिया अगर आप अपनी कंट्री की बात करें तो आपके पास पब्लिक एंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% के अराउंड आपको प्राइवेट फॉरेस्ट मिलेंगे, दैट्स इट। कम्युनिटी फॉरेस्ट को आप विलेज फॉरेस्ट की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिर्फ 1% के अराउंड आपको प्राइवेट फॉरेस्ट मिलते हैं। ये भी आसाम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के रीजन में ही मिलेंगे, अदर एरियाज़ में आपको नहीं मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री के फॉरेस्ट कहाँ आ जाते हैं, पब्लिक एंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट, यानी कि आपके देश में जंगलों को लेकर के जो मालिकाना हक है वो देश की सरकारों के पास है। फॉरेस्ट नाम का यह नेचुरल रिसोर्स आपकी गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट के लेवल पर इसमें मेन जुरिस्डिक्शनल एरिया स्टेट गवर्नमेंट का रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पॉलिसी फॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के आती है। जो रेवेन्यू अर्निंग्स हैं ये मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट्स को जाती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए बार बार केंद्र के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन राज्य सरकारें करती नजर आएंगी क्योंकि उनके रेवेन्यू हार्म हो जाते हैं। जब जब केंद्र सरकार किसी भी तरह के पेड़ों की कटाई या अदर मेजर्स को अपना करके रोक लगाती है, राज्य सरकारें अपने रेवेन्यू में आई गिरावट की दुहाई लगा करके और नियमों का परिवर्तन करके कानून को बदलना चाहेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आने की वजह से केंद्र और राज्य दोनों के पास ताकत है, नियम केंद्र बनाता है, लेकिन कोष का नुकसान, रेवेन्यू का, ट्रेजरी का नुकसान राज्यों का होता है। ये आपको समझना है। इस वजह से सेंटर एंड स्टेट के बीच में ऑलवेज कन्फ्लिक्ट रहेंगे फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ को लेकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट आज गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है तो अनुमति आपको सरकार से लेनी होगी, यानी सरकार ही आपको लाइसेंस देगी, सरकार ही आपको परमिशन देगी कि आप यहाँ पर फॉरेस्ट रेज कर सकें, फॉरेस्ट हार्वेस्ट कर सकें, लुम्बरिंग कर सकें, लॉगिंग कर सकें। यहाँ पर इन फॉरेस्ट में सरकार ही ट्राइबल पीपल के राइट्स को रिजर्व करती है, उन्हें प्रिविलेजेस देती है। इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज़ में सरकार को ये पूरी ताकत मिली हुई है कि वो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दे या कोई ना कोई नेशनल पार्क बना दे। यही जो फॉरेस्ट हैं इनमें सरकार को ताकत मिलती है कि वो ग्रेजिंग से लेकर के, यानी कि जो लोग ग्रेजिंग कर रहे हैं, फायरवुड चुन रहे हैं, फ्यूल वुड चुन रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सारे विषयों से रिलेटेड उनको अनुमति दे सकें। अगर सरकार की अनुमति के बिना आप कोई भी गतिविधि यहाँ पर करते हैं, चाहे फिर वो ग्रेजिंग है, चाहे फिर वो कटिंग ऑफ द ट्रीज़ है, चाहे फिर वो कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है और सज़ा भी मिलती है और सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर्स आपके ऊपर कार्रवाइयाँ भी करते हैं। और ये बहुत बड़ा आधार है इस समय भारत में ट्राइबल एंड विलेज पीपल एक एंड पे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक एंड पे, इनके बीच में होने वाले कन्फ्लिक्ट्स का। ये सब आपको समझ आ जाएगा अभी। ये समझ आ गया? कुछ ऐसे फॉरेस्ट रहते हैं जो बैरन लैंड हो जाते हैं या कुछ ऐसे इलाके हो जाते हैं जहाँ पर रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन के स्कोप खत्म हो जाते हैं, तो कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, कंपनीज या कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स उन्हें परचेज कर लेते हैं, ये प्राइवेट फॉरेस्ट के तौर पर रहते हैं। कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट्स लॉ बना करके गवर्नमेंट और पब्लिक फॉरेस्ट का ही एक हिस्सा एलोकेट कर देते हैं किसी खास विलेज को या किसी विलेज पंचायत या कम्युनिटी को, और वो विलेज फॉरेस्ट के तौर पर या कम्युनिटी फॉरेस्ट के तौर पर कहलाने लग जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी हद तक
और हिमाचल के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, हिमालय के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इस तरह के विलेज कम्युनिटी फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सरकारों ने उसी गवर्नमेंट फॉरेस्ट को कुछ हिस्सा एलोकेट कर दिया एज अ विलेज और कम्युनिटी फॉरेस्ट। इसको लेकर के भी कई तरह के कन्फ्लिक्ट रहते हैं, मैं अभी समझा देता हूँ। देखिए, भारत में सरकारों को यह अधिकार मिले हुए हैं कि वो किस तरह से किसी भी पब्लिक या गवर्नमेंट फॉरेस्ट के किसी हिस्से को सैंक्शन कर दे किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को। तो हिमाचल और उत्तराखंड के रीजन में गवर्नमेंट्स के द्वारा ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट के एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए गए कि इस फॉरेस्ट की मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शंस की जिम्मेवारी अब आपकी बनती है, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन